स्वागत है द पास्ट टाइम में। आज हम समय की यात्रा पर निकलते हैं ताकि मानव इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक रोमन साम्राज्य की खोज कर सकें। इसके पौराणिक स्थापना से लेकर इसके भव्य शिखर और अंततः पतन तक रोमन साम्राज्य ने हमारी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चलिए रोम अनंत शहर की इस आकर्षक कहानी को उजागर करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है दो जुड़वा भाइयों से, रोमुलस और रीमस। ये दोनों भाई एक महान किंवदंती का हिस्सा है। कहानी के हिसाब से हमें बचपन में ही छोड़ दिया गया था और एक भेड़िए ने हमारा पालन पोषण किया। यह भेड़िया हमें जंगल में मिला और उसने हमें अपने बच्चों की तरह पाला। सालों बाद हमने एक शहर बनाने का फैसला किया। यह निर्णय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन हम इस बात पर बहस करने लगे कि यह शहर कहाँ होना चाहिए और इस पर राज कौन करेगा। यह विवाद हमारे बीच गहरे मतभेदों को उजागर करता है। गुस्से में आकर मैंने रीमस को मार डाला और रोम का पहला राजा बना। यह घटना हमारे रिश्ते का दुखद अंत थी। मैंने शहर का नाम अपने नाम पर रखा। रोम का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है और यह शहर मेरी विरासत का प्रतीक है। यह कहानी हालांकि शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश छिपा है। लेकिन हमें बहुत कुछ बताती है कि रोमन खुद को कैसे देखते थे। वे अपने आप को मजबूत, दृढ़ निश्चयी और महानता के लिए नियत मानते थे। मजबूत, दृढ़ निश्चयी और महानता के लिए नियत, यह उनके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि रोमुलस की कहानी एक मिथक होने की संभावना है। यह हमें शुरुआती रोम के मूल्यों को समझने में मदद करती है। यह मिथक रोमनों की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यह हमें शुरुआती रोम के मूल्यों को समझने में मदद करती है। ये मूल्य उनके समाज की नींव थे। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कहानियां अक्सर उन लोगों के बारे में ज्यादा बताती हैं जो उन्हें बता रहे होते हैं, बजाय उन वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिनके बारे में वे बता रहे होते हैं। कहानियां समाज की सोच और विश्वासों का प्रतिबिंब होती हैं, बजाय उन वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिनके बारे में वे बता रहे होते हैं। यह हमें इतिहास को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि रोम की शुरुआत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इटली के एक छोटे से गांव के रूप में हुई थी। यह गांव धीरे धीरे एक महान शहर में बदल गया। समय के साथ यह आकार और प्रभाव में बढ़ता गया। रोम का विकास एक अद्वितीय यात्रा थी। रोम की भौगोलिक स्थिति, जो टाइबर नदी तक पहुंच के साथ एक उपजाऊ मैदान पर स्थित थी, ने इसके विकास में योगदान दिया। यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, ने इसके विकास में योगदान दिया। नदी ने पानी का स्रोत और परिवहन का साधन प्रदान किया। यह रोम की समृद्धि का एक प्रमुख कारण था। नदी ने पानी का स्रोत और परिवहन का साधन प्रदान किया। यह रोम की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। आसपास की पहाड़ियों ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। यह सुरक्षा रोम को बाहरी आक्रमणों से बचाती थी। जैसे जैसे रोम का विस्तार हुआ, इसने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। यह आकर्षण रोम की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। शुरुआती रोमन अपनी व्यावहारिकता और अनुकूलन करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। यह गुण उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करता था। वे कुशल किसान, सैनिक और बिल्डर थे। उनकी मेहनत और कौशल ने रोम को महान बनाया। जैसे जैसे रोम बढ़ता गया, इसने एक जटिल सामाजिक संरचना और सरकार की एक प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली रोम की स्थिरता और विकास का आधार थी। यह आने वाले शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखेगा। रोम का भविष्य उज्जवल और महानता से भरा था। सदियों तक रोम पर राजाओं का शासन रहा। कुछ अच्छे थे, लेकिन अन्य क्रूर और अत्याचारी थे। लोग एक ही शासक की सनक के अधीन रहकर थक गए थे। 509 ईसा पूर्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया और आखिरी राजा टार्क्विन द प्राउड को उखाड़ फेंका। इसने रोमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। रोमन एक अलग तरह की सरकार स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। एक ऐसी सरकार जो सत्ता के दुरुपयोग को रोके। उन्होंने एक गणराज्य बनाया, एक ऐसी व्यवस्था जहां सत्ता लोगों के पास रहती थी, या कम से कम उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। रोमन गणराज्य के केंद्र में सीनेट थी, जो बुजुर्गों की एक परिषद थी जो मजिस्ट्रेटों को सलाह देती थी और महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। सीनेट अमीर और प्रभावशाली नागरिकों से बना था, जिन्हें पेट्रिशियन के रूप में जाना जाता था। रोमन समाज में उनके पास बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव था। हालांकि प्लेबियन भी थे, जो रोम के आम लोग थे। शुरुआत में उनके पास सीमित अधिकार थे और उन्हें सत्ता के कई पदों से बाहर रखा गया था। समय के साथ
प्लेबियन ने अधिक समानता और यह कहने के लिए संघर्ष किया कि उनका शासन कैसे किया जाए। अधिकारों के लिए उनके संघर्ष ने रोमन कानून और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। जैसे जैसे रोम मजबूत होता गया, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। यह अनिवार्य रूप से अन्य शक्तियों के साथ संघर्ष में आ गया, क्योंकि रोम का विस्तार और प्रभाव बढ़ता गया। इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में से एक कार्थिज था, जो एक समृद्ध और शक्तिशाली शहर राज्य था। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित था और व्यापार और सैन्य शक्ति में बहुत प्रभावशाली था। दोनों साम्राज्यों का प्यूनिक युद्धों के नाम से जानी जाने वाली युद्धों की एक श्रृंखला में टकराव हुआ, जो इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये संघर्ष दोनों सभ्यताओं के भाग्य को बदल देंगे और उनके भविष्य को आकार देंगे। पहला प्यूनिक युद्ध 264 से 241 ईसा पूर्व तक सिसिली द्वीप के नियंत्रण को लेकर विवाद के रूप में शुरू हुआ, जो भूमध्य सागर में एक रणनीतिक पुरस्कार था। सिसिली का नियंत्रण दोनों साम्राज्यों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह व्यापार और सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। रोम शुरू में एक मजबूत नौसेना की कमी, अनुकूलित और एक शक्तिशाली बेड़े का निर्माण किया, जिससे उनकी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई। उन्होंने अंततः कार्थेज को हरा दिया, सिसिली पर नियंत्रण हासिल कर लिया और खुद को एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस जीत ने रोम को भूमध्य सागर में अपनी शक्ति को और मजबूत करने का अवसर दिया। दूसरा प्यूनिक युद्ध 218 से 201 ईसा पूर्व तक और भी महत्वपूर्ण था और इसे कार्थागिनियन जनरल हैनिबल की सैन्य प्रतिभा के लिए याद किया जाता है। हैनिबल का साहसी आक्रमण, जिसमें उसने हाथियों के साथ आल्प्स को पार किया, ने रोमन दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने 216 ईसा पूर्व में केनाई की लड़ाई सहित आश्चर्यजनक जीत हासिल की, जो रोमन इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य पराजयों में से एक थी। केनाई की लड़ाई में हैनिबल ने अपनी सैन्य रणनीति और कौशल का अद्वितीय प्रदर्शन किया। हैनिबल की प्रतिभा के बावजूद रोम ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अपनी ताकत को पुनः संगठित किया। रोमनों ने अपनी दृढ़ता और साहस का प्रदर्शन किया, जिससे वे अंततः विजयी हुए। उन्होंने एक नया जनरल सिपियो अफ्रीकैनस नियुक्त किया, जिसने कार्थेज पर आक्रमण करने के लिए एक साहसी योजना तैयार की। इस रणनीति ने हैनिबल को अपने शहर की रक्षा के लिए घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे रोमनों को एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। सिपियो की रणनीतियों ने रोमनों को निर्णायक बढ़त दिलाई। रोमनों ने अंततः 202 ईसा पूर्व में झामा की लड़ाई में हैनिबल को हरा दिया, जिससे दूसरा प्यूनिक युद्ध समाप्त हो गया। इस जीत ने रोम को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया और कार्थेज के पतन की शुरुआत की। हैनिबल बारका इतिहास के सबसे शानदार सैन्य रणनीतिकारों में से एक हैं। दूसरे प्यूनिक युद्ध के दौरान इटली पर उनका साहसी आक्रमण उनकी सामरिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आल्प्स को पार करते हुए हैनिबल का एक असंभव सा प्रतीत होने वाला कारनामा एक महान उपलब्धि बनी हुई है। 218 ईसा पूर्व के वसंत में हैनिबल एक विशाल सेना के साथ न्यू कार्थेज, आधुनिक कार्ताजेना, स्पेन से निकल पड़ा। उसकी सेना में हजारों सैनिक, घुड़सवार सेना और सबसे प्रसिद्ध युद्ध हाथी शामिल थे। हाथी, जो उत्तरी अफ्रीका के मूल निवासी थे, का उद्देश्य रोमन सेनाओं के दिलों में दहशत पैदा करना और उनके रैंकों को तोड़ना था। आल्प्स की यात्रा जोखिम भरी थी। हैनिबल की सेना को विश्वासघाती पहाड़ी दर्रों, बर्फीली परिस्थितियों और शत्रुतापूर्ण जनजातियों के हमलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में कई आदमी और जानवर मारे गए। फिर भी हैनिबल का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, चुनौतीपूर्ण इलाके में अपनी रणनीति को अपनाया। इटली में हैनिबल के आगमन ने रोमनों को झकझोर कर रख दिया, जिन्होंने इस तरह के साहसिक कदम की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने रोमन सेनाओं को पछाड़ते हुए और उनसे आगे निकलते हुए प्रभावशाली जीत की एक श्रृंखला जल्दी से जीत ली। ट्रेबिया, ट्रासिमीन और केने में उनकी जीत ने युद्ध के मैदान की रणनीति में उनकी महारत का प्रदर्शन किया। उन्होंने नवीन संरचनाओं का उपयोग किया और रोमन सेना की कमजोरियों का फायदा उठाया। 15 वर्षों तक हैनिबल रोम के लिए एक निरंतर खतरा बना रहा, लेकिन वह अंततः एक निर्णायक झटका देने में असमर्थ रहा। उनकी विरासत आज भी इतिहासकारों और सैन्य रणनीतिकारों को आकर्षित करती है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक रोमन गणराज्य उथल-पुथल में था। यह एक ऐसा समय था जब गणराज्य की नींव हिल रही थी। आंतरिक विभाजन, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक अशांति ने
इसे फाड़ने की धमकी दी। हर तरफ असंतोष और अव्यवस्था का माहौल था। यह संकट के समय के दौरान था कि जूलियस सीजर, एक शानदार जनरल और महत्वाकांक्षी राजनेता, प्रमुखता से उभरे। उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। गॉल। आधुनिक फ्रांस में सीजर के सैन्य अभियानों ने रोमन क्षेत्र का विस्तार किया और उन्हें अपार धन और लोकप्रियता दिलाई। उनकी विजय ने उन्हें एक नायक के रूप में स्थापित किया। इन अभियानों के उनके वृत्तांत, दी गैलिक वॉर्स, आज भी उनकी साहित्यिक योग्यता और ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए अध्ययन किए जाते हैं। यह न केवल एक सैन्य रिकॉर्ड है, बल्कि एक साहित्यिक कृति भी है। हालांकि उनकी बढ़ती शक्ति और प्रभाव ने उन्हें रोमन अभिजात वर्ग के बीच दुश्मन बना दिया। उनके विरोधी उन्हें एक खतरे के रूप में देखने लगे। 49 ईसा पूर्व में सीजर ने रूबिकॉन नदी को पार किया, जो गॉल और इटली के बीच की सीमा थी। रोमन सीनेट के खिलाफ अवज्ञा का कार्य था। यह एक निर्णायक क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। इसने एक गृह युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया, जो सीजर को उसके पूर्व मित्र और सहयोगी पोम्पी द ग्रेट के खिलाफ खड़ा करेगा। यह संघर्ष रोम के भविष्य को निर्धारित करने वाला था। सीजर विजयी हुआ, पोम्पी की सेनाओं को हराकर और अपनी शक्ति को मजबूत किया। उनकी जीत ने उन्हें रोम का निर्विवाद नेता बना दिया। सीजर जीवन के लिए तानाशाह बन गया, एक ऐसा खिताब जिसने उसे लगभग पूर्ण अधिकार दिया। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी जिसने रोम के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने रोम की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू किया, जिसमें सरकार का पुनर्गठन, कैलेंडर में सुधार, जूलियन कैलेंडर का निर्माण और विजित क्षेत्रों में लोगों को नागरिकता प्रदान करना शामिल है। उनके सुधार व्यापक और दूरगामी थे। उनके सुधारों का रोमन सभ्यता पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने रोम को एक नई दिशा दी और इसके भविष्य को आकार दिया। हालांकि सीजर की महत्वाकांक्षा और पारंपरिक रोमन राजनीतिक मानदंडों के प्रति उपेक्षा ने कई सीनेटरों को अलग थलग कर दिया। वे उनकी शक्ति से भयभीत थे और उनके इरादों पर संदेह करते थे। उन्हें डर था कि वह बहुत शक्तिशाली हो रहा है और उसे खत्म करने की साजिश रच रहा है। यह एक गुप्त योजना थी जो रोम के भविष्य को बदलने वाली थी। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को ब्रूटस और कैसियस के नेतृत्व में सीनेटरों के एक समूह ने रोमन सीनेट में सीजर की हत्या कर दी। यह एक नाटकीय और हिंसक अंत था जिसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। धन्यवाद एट पास्ट टाइम के इस एपिसोड में हमारे साथ रोम साम्राज्य की इस महान गाथा की यात्रा पर चलने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा रोचक लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ।